देखिए हर दिन का जो दाम है वो नया दिन नया दाम है। बड़े से बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, वो भी 51 टाइम्स राइट एंड एट बेस्ट 49% रॉन्ग है। कि लोग किसी फिल्म स्टार को जाके पूछ लेते हैं कि यूक्रेन में वॉर हो रहा है, आपको क्या लगता है? आपको क्या? और मेरे कार्यकाल में 30 करोड़ का हो गया 300 करोड़। उनको क्या लगता है? ऑथोरिटी बायस क्या है कि भाई मेरे पापा ने बताया तो सही होगा। सर होता क्या है, मैं बहुत सारे वन लाइनर्स बोलता हूँ और लोगों को बड़ा पसंद आता है कि आनंद वन लाइनर्स बोल रहे हैं और वो बहुत अमेजिंग होते हैं। ऐसे मार्केट में भागना नहीं है, मार्केट में भाग लेना है करेक्शन में। बहुत कम जानते हैं कि काफी सारे वन लाइनर्स मुझे आपसे मिलते हैं। सर आज भी मैं ये जो कन्वर्सेशन कर रहा हूँ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मुझे अगले 2-3 महीने के लिए ऐसे ऐसे डायलॉग्स मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो शायद किसी ने कभी नहीं सुनी। हाँ, मतलब अगर जैसे अपने थॉट्स हैं उसको अगर आर्टिकुलेट, अगर आप देखिए थॉट्स होना एक बात है, लेकिन उसके बारे में और सोच के उसको आर्टिकुलेट करना, जैसे कम्युनिकेशन है ना, कोई भी तरह का कम्युनिकेशन ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस है। तो अगर मैं कुछ बोलने की शुरुआत करता हूँ तो जब तक मेरा बोलना ख़त्म हो जाएगा, तो जब मेरा बोलना ख़त्म होगा तो मैं आपके अंदर क्या भाव आने चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या इमोशन आए, आपको क्या मैसेज डिलीवर किया जाए, तो जब तक आउटपुट नहीं पता है तब तक इनपुट देना नहीं चाहिए। सो कोई भी कुछ भी हम सोचते हैं उसको आर्टिकुलेट जो करते हैं वो प्रिसाइज होना चाहिए और उसका इंटेंडेड आउटकम होना चाहिए। इंटरेस्टिंग। और सर आपके मैसेज की सबसे ब्यूटी ये होती है कि आप हमारे लिए गुरु तो है ही, जिनसे हम सीखते हैं। यू आर जस्ट लाइक अवर बिग ब्रदर। सिर्फ नॉट ओनली फॉर मी, आई थिंक जब मैं वीडियो भी डालता हूँ ना, कमेंट्स ये आते हैं कि कुछ बोलते हैं आशीष भैया आ गए, कुछ बोलते हैं आशीष बॉस आ गए, कुछ बोलते हैं आशीष सर आ गए। बिकॉज आपने अपनी इमेज इतनी बिग ब्रदरली बना रखी है कि हम आपके पास आके कभी भी कुछ पूछ सकते हैं। मतलब अभी आपके जनरेशन में तो अगर बिग ब्रदर मेरे को बोलते तो कॉम्प्लीमेंट है, एक्चुअली तो फादर टाइप कुछ बोलना चाहिए। नहीं तो आशीष बॉस, अभी हुआ क्या है, हमने फंडामेंटल्स पे, टेक्निकल्स पे, मार्केट पे बहुत बात कर ली। ह्यूमन बिहेवियर पे सबसे कम बात होती है। आपको क्या लगता है ये इंपॉर्टेंट है बात करना? हाँ, मतलब अगर आप देखें बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं लोगों के कि भाई जो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न प्रोड्यूस होता है वो इन्वेस्टर तक तो रिटर्न उतना पहुंचता नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एनालिसिस किए गए हैं ना, कि जैसे कई फंड्स हैं, जैसे फिडेलिटी का फेमस फंड होता था मैगेलन फंड जो यूएस में, उसमें सब बोलते हैं कि भाई इसका लंबे अरसे का रिटर्न जो है वो फंड का एनएवी टू एनएवी मूवमेंट आप देखें तो लंबे अरसे का रिटर्न तो डबल डिजिट में था, लेकिन उसमें जितने इन्वेस्टर्स हैं कोई किस समय पे आया, कोई किस समय पे निकल गया, जब फंड अच्छा कर रहा था तब आया, जब बाजार खराब हुआ तो निकल गया। तो जो एवरेज इन्वेस्टर है उसको करीब करीब 4-5% मिला, लेकिन फंड की पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखें तो डबल डिजिट मिला। तो कहने की बात क्या है कि हम कई बार बहुत समय निकालते हैं ये सोचने में कि बाजार कैसा करेगा, ये फंड मैनेजर कैसा करेगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि भाई बाजार अच्छा कर ले कितना भी और कोई फंड मैनेजर भी कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, अगर आप सही समय के लिए उसके साथ नहीं हैं, अगर आपने अच्छे समय में आए और बुरे समय में हाथ छोड़ दिया, तो जो फंड का या फंड मैनेजर का जो रिटर्न निकलेगा वो आपका रिटर्न तो आप हासिल नहीं कर पाओगे ना। जैसे मुझे एक बार किसी ने बताया था कि मार्केट में रिटर्न तो है, आपको मार्केट से रिटर्न निकालना आना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है, इन बिहेवियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, बायसेस बहुत सारे डिस्कस होते हैं। इससे पहले हम बायसेस को डिस्कस करें, बायस का मतलब क्या होता है? देखिए बायस इज जैसे कि किसी कारण से आपके माइंड में एक सर्टन प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं या कोई प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, या जैसे कि मैंने देखा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी चीज़ जैसी भी है उसको ओपन माइंड से उसको टटोलना, उसको इवेल्युएट करना, उसका चाहे कंक्लूजन कुछ भी निकल गया है। देखिए अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो आप इन्फॉर्मेशन को एज इज़ एट फेस वैल्यू लीजिए। इन्फॉर्मेशन लेने से पहले मत डिसाइड करिए कि भाई इसका तो यही मतलब निकलेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आपके माइंड में पहले से कोई प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, अगर आपके माइंड में पहले से ऐसा है कि भाई ये तो ऐसे ही होता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी आप उसी लाइट में देखेंगे, राइट। अभी जैसे कि यहाँ पे कहीं पे एक समझिए कि डार्क ग्रे कलर है फर्ज कीजिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है किसी कारण से कि भाई ये तो वस्तु ब्लैक ही होती है आमतौर पे, तो आपको वो ब्लैक दिखेगा, डार्क ग्रे आपको नहीं समझ में आएगा। तो बायसेस इज समथिंग के जो आपके माइंड में पहले से कोई जजमेंट है, पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं आपके माइंड में,
जिसकी वजह से आप किसी इंफॉर्मेशन या किसी अकरेंस को उसी लाइट में देखते हो और उसको आप एट फेस वैल्यू नहीं ले सकते हो या ओपन माइंडेडली उसको कंसिडर नहीं कर सकते हो, जिससे कि फिर आपका डिसीजन ही गलत हो जाएगा। आपने ओपन माइंड की बात करी, क्या इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई नई एसेट क्लास हमारे सामने आ रही है तो उस एसेट क्लास के लिए भी हमें ओपन माइंड रखना है? फॉर एग्जांपल क्रिप्टोज, मेटावर्स, इसकी बहुत बात हो रही है। बिल्कुल, हाँ, नो डाउट, नो डाउट। देखिए, सीखने के लिए ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको पता है कि भाई हर चीज़ में अगर हम डिसाइड कर लेंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये काला है, ये गोरा है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, अगर पहले से ही सब डिसाइड कर ले तो सीखेंगे कैसे? तो ओपन माइंड तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, तो अगर आप ओपन माइंडेड नहीं है तो स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं फिर आप? वरना तो आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप जज कर रहे हैं। सी, देखिए, दो चीज़ है। अगर आप ओपन माइंडेड नहीं है तो आप स्टडी नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते। अगर आप स्टडी भी नहीं कर सकते, लर्न भी नहीं कर सकते, तो आप स्टूडेंट है नहीं एक्चुअली। और फिर आप स्टडी या लर्न नहीं कर रहे हैं, आप फिर हर चीज़ को जज करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई नया प्रोडक्ट है जो पहली बार आपके सामने आ रहा है, नई कोई टेक्नोलॉजी, नया कोई एसेट क्लास पहली बार आपके सामने आ रहा है। और प्रोडक्ट और एसेट क्लास की क्यों, कोई नया बंदा या कोई किसी क्लाइंट को आप मिल रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को आप मिल रहे हैं, कैंडिडेट को आप मिल रहे हैं, हर चीज़ में ओपन माइंडेड रहना ज़रूरी है। पहले से जज करेंगे तो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे आप। वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर हम बायस में जाते हैं, आपके हिसाब सबसे इंपॉर्टेंट बायस क्या है कि ये सबसे स्टार्टिंग होती है बायसेस से, ये गलती तो नहीं करनी? रीसेंसी, अगर आप देखें रीसेंसी, मतलब अगर आप जैसे अब 2021 में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि काफ़ी सारे जो यंग इन्वेस्टर्स हैं ना, ये केवल कोविड के बाद से नहीं जुड़े हैं मार्केट में। अगर आप देखिए, सबसे पहले लोगों का डिजिटल इकोसिस्टम और फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ बहुत परिचय हुआ, वो डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ। बिकॉज डिमोनेटाइजेशन में भी ऐसा माहौल था कि जहाँ हम कैश ले दे नहीं पा रहे थे और हमारे लिए ऐप्स और डिजिटल को यूज़ करना बहुत ज़रूरी था। तो डिजिटल अडेप्शन वहाँ से बढ़ा। और तब भी आप देखें कि पूरी कैश बैंक में चली गई, इंटरेस्ट रेट्स गिर गए, तो उसके बाद भी म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार का एक्चुअल अडेप्शन वहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड से और शेयर मार्केट में 2017-18 से जुड़े। और 2020 की कोविड की जो सिचुएशन थी, वो आते आते तो इन लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि भाई ये हमारे लिए जगह है ही नहीं। लेकिन दूसरा आप देखिए, 2020-2021 में कोविड के बाद डिजिटल अडेप्शन और बढ़ा और लोग आए बाजार में। अब ये जो लोग हैं, इनको लगता है कि भाई ये तो बहुत आसान है यार, मतलब पता नहीं व्हाट इज द सॉन्ग एंड डांस अबाउट, दिस इज सो इजी। तो आप देखिए कि जो 2017-18 में आए, उनको लगता है कि भाई ये जगह हमारे काम की है ही नहीं। जो 2020-21 में आए, उनको लगता है तो बहुत आसान है यार, मतलब पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। तो आप देखिए, जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है रिसेंट पास्ट का, उसको सब चीज़ वैसी नजर आती है। अब हकीकत क्या है कि मार्केट जितना 2017-18 वालों को लगता है उतना मुश्किल नहीं है, और जितना 2020-21 वालों को लगता है उतना आसान भी नहीं है तो कहीं कहीं पे ग्रे है, ना ब्लैक है ना व्हाइट है। इतना आसान भी नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। लेकिन बोथ ऑफ दीज पीपल के बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ पीपल, दे आर कलर्ड बाय देयर रीसेंट एक्सपीरियंसेस। तो उसको सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज़ के पीछे कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव होता है, राइट। जैसे आपको कोई एक डेटा दिखता है, तो डेटा को किस नज़रिए से आपको देखना चाहिए, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है। ओपन माइंड के साथ। ओपन माइंड, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं किसी से मिल रहा था, तो एक हमारे इंडस्ट्री के कॉलीग थे, वो मतलब हमारे कंट्री में समझोगे एक शहर में काम करते हैं वो, ठीक है। तो मैं इनसे बात कर रहा था, तो इन्होंने बताया कि मेरा पिछले 5-10 साल का ये शहर में मेरा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि हमारी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका ये शहर में इक्विटी में 30 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट था, और मेरे कार्यकाल में 30 करोड़ का हो गया 300 करोड़। तो 10 गुना बढ़ गया। तो मेरा काम बहुत बढ़िया हुआ पिछले इतने सालों में। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं जानता हूं कि आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का 10,000 करोड़ का 1 लाख करोड़ हो गया, पूरी इंडस्ट्री का 2 लाख करोड़ का 18 लाख करोड़ हो गया। तो बड़े बड़े शहरों में क्या मार्केट शेयर होना चाहिए, छोटे शहर में कितना मार्केट, आपके जैसे बड़े शहरों में 40 AMC है, किसी छोटे शहर का एग्जाम्पल लेंगे तो गिन के 5 या 7 या 8 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वहाँ पे। तो बात यह है कि डेटा केवल अगर आपको कोई बोले कि इन साहब का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है, इनकी कंपनी का सेल यहाँ 10 गुना हो गया है,
तो आप बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन फिर उसके पीछे मैं आपको बताऊं कि भाई खाली इनकी ब्रांच का नहीं, पूरी कंट्री में 10 गुना हो गया है, और इनकी ब्रांच में तो एक्चुअली ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि ये छोटे शहर को बिलोंग करते हैं, या पूरी इंडस्ट्री का 8 गुना हो गया है। तो राइट, सो अगर आप रिलेटिव है, सारी चीजें रिलेटिव है, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव देखना बहुत जरूरी है। तो अगर डेटा को आइसोलेशन में देखेंगे कि भाई मैं तो 2018 में आया था, मेरे साथ तो बुरा हुआ, अरे तो आप उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके सर्कमस्टांस क्या निकले, लैंडस्केप क्या था, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या था, ये सारी चीजें कॉन्टेक्चुअलाइज करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक बात है। इवन जब हम एनालिसिस भी करते हैं फंडामेंटल भी, हम ईपीएस को प्रीवियस क्वार्टर से, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, तो हमें वो रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको कई बार हम छोड़ देते हैं। हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर को देख के भागने लग जाते हैं। सो दिस इज रीसेंसी बायस। सेकंड, दूसरा होता है कि जैसे हम पहले जब हम बायसेस के टॉपिक का इंट्रोडक्शन हमने किया, तो जहाँ पे कंफर्मेशन बायस जैसे होता है कि क्या है कि भाई हमारे माइंड में एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि ये तो ऐसे ही है, तो फिर हम डेटा भी उसी तरीके का ढूंढते हैं। समझिए कि अगर मैं किसी को इंटरव्यू कर रहा हूँ, ठीक है, वो बंदा या लेडी कॉलीग जो भी है, जिसी को हम समझो किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं, और हमको वो पर्सन जो है वो या तो अपने प्रेजेंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल में, या लुक्स में, या बैकग्राउंड में, फर्ज कीजिए कि सेम मेरे जैसा बैकग्राउंड है, राइट, तो समझिए कि पहले हमको ऐसा लगा कि नहीं ये कैंडिडेट सही है, ऐसा आपके कहीं माइंड में एक ट्रिगर हो गया किसी कारण से, कि समझो मेरी मातृभाषा का है, मेरे शहर का है, मेरे कॉलेज का है, मेरे जैसे बात करता है, मेरे जैसे ड्रेस करता है, मेरे जैसी फैमिली बैकग्राउंड है, किसी भी कारण से आपके माइंड में, ठीक है, तो वहां पे एक आपका माइंड, बैकग्राउंड ऑफ योर माइंड आपने एक बना लिया कि ये सही है। फिर क्या होगा कि अगर वो इन्फॉर्मेशन भी कुछ बताएंगे, जैसे बोलेंगे कि भाई मैं 12वीं क्लास में एक बार फेल हो गया, तो आप क्या सोचेंगे, क्या मेरे तो ऐसे कई दोस्त थे 12वीं में फेल हो गए थे, ऐसा तो होता है, हुआ होगा किसी कारण से। क्या हुआ भैया, बीमार हो गए थे? तो क्या हो गया कि तो उस पर्सपेक्टिव से आप देखना स्टार्ट कर देते हैं। पर्सपेक्टिव से आप हर चीज को एक पॉजिटिव स्पिन देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो डेटा आपको प्रेजेंट कर रहा है वो बंदा या बंदी आपको पॉजिटिव लग रही है, तो आप हर चीज को अपने आप ही पॉजिटिव स्पिन दे देंगे। अब सेम चीज में नेगेटिव अगर कुछ उल्टा हो गया, तो आप हर चीज को फिर नेगेटिव स्पिन देंगे, राइट। सो अगर सेम पर्सन, अगर सेम डेटा दो अलग लोगों से आता है, तो आप कभी कभी क्या करेंगे कि उसमें अपना बायस जो है वो प्ले आउट कर लाएगा, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड कर दिया है कि ये सही है, ये गलत है, तो फिर आपको डेटा भी उसी नजरिए से दिखेगा। तो इसमें मार्केट में भी तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा मतलब कि जो स्पेशली 90s या 95s वाले लोग थे, जो हमारे दादाजी या पापा लोग थे, उनका बैड एक्सपीरियंस था बिकॉज ऑफ बट ऑब्वियस रीजन की कुछ क्रैशेस हो गए, कुछ क्राइसिस आ गए। सो उन्होंने हमेशा ये सिखाया नेक्स्ट जनरेशन को कि बेटा ये सट्टा है, सट्टा बाजार है, दूर रहना। अब हमारे दिमाग में भी शायद वो कहीं ना कहीं बैठ गया है, नॉट मी बट इन जनरल काफी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि यार कुछ भी करेंगे बट ये तो नहीं करेंगे। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं देखिए, वो क्योंकि जैसे इसमें ना बहुत सारे जैसे अथॉरिटी बायस भी है, क्योंकि हमको क्या लगता है अथॉरिटी बायस क्या है कि भाई मेरे पापा ने बताया तो सही होगा। और हमारी सोसाइटी की, स्पेशली इंडिया में जो सोसाइटी की वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, कि भाई अपने पापा, दादाजी, नाना जी को हम क्वेश्चन नहीं करते कभी, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इन्होंने बताया और इनका एक्सपीरियंस है तो सही होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा या आपके दादाजी कुछ आपको बोलते हैं या चाचा जी कुछ आपको बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप चैलेंज करिए, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने जब वो एक्सपीरियंस किया तब के क्या हालात थे, उसके पीछे क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, अगर उनका कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ तो क्यों हुआ होगा। क्योंकि अब देखिए एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, 30 साल में तो रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी मतलब फिजिकल शेयर के डीमैट हो गए, और क्या बताने की बचता क्या है, मतलब उस समय तो बैड डिलीवरी दे दे के थक जाते थे। एग्जैक्टली। तो अब ये सिंपलेस्ट चीज, अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया, 30 साल पुरानी बात, तो तब रेगुलेशन क्या था, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या था, टेक्नोलॉजी क्या लेवल पे थी, लोग पैसे किस तरीके से डील करते थे, टैक्स सिस्टम था नहीं था, तो हर चीज को जैसे एक, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव, देखिए बायस से हटने का एक ही तरीका है कि सिचुएशन तब की क्या थी वहां पे जाके आप समझिए, राइट। अमेजिंग। फोर्थ बायस देखिए, और एक मैंने क्या देखा है कि एक एंकरिंग होता है लोगों का। एंकरिंग, बिल्कुल ठीक है।
जैसे एंकरिंग और लॉस एवर्जन ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि यार अरे, जैसे मैं कई बार लोगों को लाइटर नोट पे बोलता हूँ कि भाई तुमने ये शेयर अगर 100 रुपया में खरीदा है या तुमने ये म्यूचुअल फंड की यूनिट जो है वो 20 रुपए में खरीदी है, तो वो बेचारे म्यूचुअल फंड को तो नहीं पता ना कि आप 20 रुपए में आए थे कि भाई अब यहाँ से ऊपर ही जाना है या यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, राइट। तो आपने 100 में खरीदा है, बेचारे शेयर को तो नहीं पता ना कि आपने 100 में खरीदा है। तो क्या है कि आपने जो खरीदा वो एक प्राइस पॉइंट है, वो हो गया। कई बार लोग क्या करते हैं कि भाई मैंने 100 रुपए में खरीदा है तो उसके नीचे तो मैं कैसे बेच सकता हूँ। अब आपने 100 रुपए में खरीदा, तब के क्या हालात थे और तब क्या सिचुएशन था, और अब समझो जहाँ पे 120 है या समझो 80 भी है तो उसका क्या हालात है, वो अलग चीज है। देखिए हर दिन का जो दाम है वो नया दिन नया दाम है, उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो उसमें पूरी की पूरी कैप्चर हो गई है। अब 100 की चीज 50 में है तो आप उसको नए सिरे से 50 से इवेल्युएट करिए। इस बात को भूल जाइए कि भाई मैं 100 में आया था, मैं 100 में आई थी। और मार्केट जो है वो मार्केट सुप्रीम है, और मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म में एफिशिएंट भी होता है। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, आपने 100 में खरीदा, आज 50 है। ऐसा हो सकता है कि या तो वो एक शॉर्ट टर्म इम्परफेक्शन है कि भाई मार्केट में कोई पैनिक है, ऐसा हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि भाई आपने जब 100 में लिया और आज 50 है तो काफ़ी सारी 1 2 3 4 ABC चीज़ें आप मिस कर गए। तो आप अब आज की जो सिचुएशन और आज की जो इन्फॉर्मेशन है और आज आपको जो पता है, 100 में जब लिया तब क्या पता था नहीं था, वो उसको भूल जाइए। आज जो अगर वो किसी चीज़ का दाम 50 है तो आज आपको क्या पता है और आज के इन्फॉर्मेशन के अनुसार इसका क्या लेवल बनता है। तो एवरी डे मार्केट इज न्यू एंड एवरी डे प्राइस इज ए न्यू प्राइस। इट हैज नथिंग टू डू विद वेयर यू केम फ्रॉम एंड वेयर यू आर गोइंग टू गो। आशीष सर, लेकिन इसमें दो दिक्कत है ना। सबसे पहले जैसे ही मैंने कोई स्टॉक को बाय कर लिया वो मेरा स्टॉक हो गया, तो मुझे लगता है कि यार ये तो मैं इससे एसोसिएटेड हूं, तो मैं इसके पॉजिटिव ही देखने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड यहाँ पे दिक्कत ये है, बुक्ड लॉस वर्सेस लॉस इन बुक्स, दोनों का परसीव्ड हम अलग तरीके से देखते हैं दोनों को। सी एक्चुअली जैसे इसको अलग तरीके से अगर मैं बोलूँ तो लोग क्या चाहते हैं कि भाई नफे में नुकसान चलता है, लेकिन कैपिटल में नुकसान नहीं चलता है। लेकिन पहले मैंने जो बताया उसको आप ध्यान रखें कि हर दिन नया दिन है, हर दिन नया दाम है। तो ऑल लॉसेस आर इक्वल, चाहे वो नोशनल हो चाहे वो बुक्ड हो। हाँ, राइट। सो हकीकत क्या है कि हमको अपन किस प्राइस पे, हम किस प्राइस पे आए थे उसको भूलना चाहिए और नए सिरे से नए इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करना चाहिए। इसी से आपको सक्सेस मिल सकता है। दूसरा चीज़ क्या है, जैसे अभी आप अल्यूड कर रहे थे कि people are very happy to book a profit, but they are against booking a loss। उसका भी यही प्रॉब्लम है कि जब आपका किसी कारण से एक लॉस है तो पहली बात तो ये है कि भाई क्या ये लॉस आप बुक करना चाहते हैं, वाकई में कुछ गलत हुआ है, वेयर बाय यू नीड टू टेक एक्शन। अदरवाइज तो आप अगर कुछ नहीं हुआ और दाम नीचे है तो आप उसको टॉलरेट कर लीजिए थोड़ी यूनिट्स को एवरेज करो, म्यूचुअल फंड्स को एवरेज या तो एवरेज करो या तो बोलो कि पासिंग फेज है, चलने दो अपने आप। अगर सब आपने ठीक किया है तो वो प्राइस तो टेम्पररी है, फिर वो ठीक हो जाएगा। दिक्कत ये होती है ना, सपोज मैंने एक स्टॉक बाय कर लिया, अभी मैं स्टॉक स्पेसिफिक ले जाता हूँ, म्यूचुअल फंड छोड़ देता हूँ, वो स्टॉक 50% टूट चुका है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो काम देगा, तो मैं उसमें और एवरेज करता हूँ। बिल्कुल। फिर वो 25 रह जाता है, फिर मैं और एवरेज करता हूँ, फिर वो 10 हो जाता है, फिर मैं और एवरेज करता हूँ, कहता हूँ तो मैं सब कुछ 100% इसी में डाल दूंगा, फिर वो वहीं रह जाता है 2 साल। तो वो तो फिर गैम्बलिंग वाली बात हो जाएगी ना, क्योंकि अगर 100 का 50, 50 का 25, 25 का 10 कुछ है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि भाई मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको। कहीं न कहीं ऐसा कुछ है कि आप शायद कुछ मिस कर रहे हो, तो इसमें तो सारे आ गया ना। आप एकदम उसको मतलब बिल्कुल स्टॉक से आपने रिश्ता बना लिया, आपका कहीं न कहीं पे उसमें कंफर्मेशन बायस भी आ गया कि भाई नहीं मैंने किया है तो सही किया होगा, राइट। आप उसको पॉजिटिव ही नजरिए से देख रहे हैं, उसके नेगेटिव्स आपको दिख ही नहीं रहे हैं। तो आपको, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब कुछ होता है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने सारे डिसीजंस को डाउट करिए, लेकिन उसको ओपन माइंड से रीइवैल्यूएट तो करिए कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ उसके उल्टा क्यों हो रहा है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की अपनी बात हुई कि अगर एक सेक्टर का एक स्टॉक है वो 100 का 50 हुआ है, तो उस सेक्टर के कंपेरेबल बिजनेसेस और बाकी का जो मार्केट है उसमें क्या हो रहा है वो भी देखेंगे ना। अगर हमने जो लेके रखा है वही आइसोलेशन में पिट रहा है तो जरूर हम कुछ मिस कर रहे हैं उसमें। सो बायसेस को ओवरकम करने के लिए कॉन्टेक्चुअलाइजेशन और पर्सपेक्टिव टेकिंग ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, जैसा हमने बताया कि
लॉस एवर्जन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब लॉस एवर्जन होना ठीक है, लेकिन उसके लिए पूरा मतलब यू कैन नॉट बेट द हाउस, यू शुड नो कि भाई कहीं गलत हो रहा है तो उसको रीएवैल्यूएट किया जाए, और चलो गलती हो गई तो गलती मान के लॉस बुक करके फिर मूव ऑन करें और फिर किसी और चीज़ में अपना मन लगाएं। लेकिन सर दिक्कत यही तो है, गलती मानने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फ्रॉम चाइल्डहुड या फिर हम स्कूल टाइम से हमें ये बताया गया कि बेटा तुम्हारे 95% आया है तो तुम अच्छे हो, वरना तुम खराब हो, तो यू हैव टू बी राइट ऑल द टाइम। अब तो खैर 100% भी मिलते हैं लोगों को, और फिर 100% मतलब तुम 100% राइट हो। जब हम प्रोफेशन में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ डॉक्टर और इंजीनियर, सो वहाँ पे अगर मैं एक जगह भी गलत हूँ तो बोल दिया जाता है कि तुम बिल्कुल नकारा हो। अब मेरी प्रोफेशन की इतनी आदत हो गई है कि मैं स्टॉक मार्केट में भी चाहता हूँ कि मैं हमेशा सही हूँ। अब मैं क्या करूँ? नहीं तो देखिए, मार्केट में जैसे स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का जो यूनिवर्स है हमारा, ये पूरा जिसको मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिस्टिक है। तो इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जैसा ऐसा बोलते हैं ना कि जो बड़े से बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं वो भी 51 टाइम्स राइट एंड एट बेस्ट 49% रॉन्ग है, या 50 राइट 50 रॉन्ग है। ऐसा कोई है ही नहीं जो 60% राइट और 40% रॉन्ग वाला भी मतलब आपको मुश्किल से कोई मिलेगा। तो केवल यही है कि व्हेन यू आर राइट, हाउ बिग इज योर पोजीशन, व्हेन यू आर रॉन्ग हाउ बिग और हाउ स्मॉल इज योर लॉस पोजीशन। बिल्कुल। तो यू हैव टू बी मोर राइट देन रॉन्ग, और एटलीस्ट यू हैव टू बी राइट बिगर एंड यू हैव टू बी रॉन्ग स्मॉलर। यही है। देखिए, ये बेस्ट आउटकम है। अगर हम सोचते हैं कि भाई इसमें भी मेरा 100 आउट ऑफ 100 आएगा, तब तो नहीं होने वाला है वो फिर। लेकिन हमारी कंडीशनिंग वैसी हो गई ना कि हमें प्रोबेबिलिटी 100% चाहिए, क्योंकि अगर हमारी 95 आती है 12th में हमें घर पे बोला जाता है कि तेरे पड़ोसी के तो 100% आए। खास बात क्या है पता है? खास बात क्या है कि अगर इंडेक्स एक साल में डबल होता है ना, तो भी आपको 2-4 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे इंडेक्स में जो जहाँ पे नुकसान हुआ है। तो है तो पूरा प्रोबेबिलिस्टिक। ये हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि इन्वेस्टिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक, क्योंकि कोई भी कंपनी है, इकोनॉमी है, अपना मार्केट है, राइट? तो हमको सब कुछ सबके बारे में पता होना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मतलब हमारा प्रोफेशन अलग हो गया, एंड बिजनेस, ये जो इन्वेस्टिंग है ये एक अलग बिजनेस है, अलग आर्ट है। देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट को भी नहीं पता है कि भाई क्या होगा, कितना एक्यूरेट होएगा। करेक्ट। वो भी बेस्ट पॉसिबल केस में कई कंपनियां तो गाइडेंस ही नहीं देती है, कई कंपनियां कुछ रेंज वगैरह बता देती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसको भी नहीं पता है कि भाई कितना। आप देखिए, जैसे कोविड का समय आया तो अच्छी से अच्छी कंपनियों ने ऐसे ऐसे गाइडेंस दिए थे कि भाई दुनिया खत्म हो जाएगी, हमको तो पता ही नहीं हम किस टनल के अंदर से जा रहे हैं, एंड द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इज इट रियली द लाइट और इज इट अ ट्रेन व्हिच इज कमिंग टू हिट अस। तो नहीं पता होता है कई बार। एंड नाउ वी आर फीलिंग दैट एवरीथिंग विल ग्रो टू स्काई। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे एक्सट्रीम में जाता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑल ट्रीज विल ग्रो टू द स्काई, कभी कभी लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द नेक्स्ट डायनासोर, ऐसा भी लगता है कभी कभी लोगों को। बट है तो सब कुछ प्रोबेबिलिस्टिक। एट एवरी सिचुएशन हमको ये सोचना चाहिए कि यहाँ से चीज़ें बहुत ख़राब हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ से चीज़ें अच्छी हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और कोई भी आंसर 100% या 0% में नहीं लेना चाहिए। हमको ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो रेंज है वो, और अगर आपको कुछ लगे ना कि भाई ये तो 90% पक्का यही होने वाला है, तो बहुत मेहनत करके आपको उसको 90 के बजाय 80 या 70 या 60 या 51 पे लाने का ट्राई करिए, तो आपका माइंड थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक ये सारा बायस सबको एटलीस्ट 2 बार सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने डिस्कशन बहुत किया है और कुछ चीज़ें मिस होगी, और पहली बार में शायद कुछ चीज़ हमें अंडरस्टैंड भी कम हुई। मैं खुद इसको 2 बार सुनूंगा कि भाई इसको क्या हम इससे इंटरफेरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसा आप ये बायसेस हैं इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है, वो जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको नहीं, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं उनको मिला हुआ है, राइट। तो हम और आप तो बात कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक तो लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली अगर सुनेंगे तो उसमें कुछ निकलेगा, अपना खुद का एनालिसिस भी उसमें से निकलेगा। नहीं, लेकिन सर आप टेक्स्ट बुक तो लिखने वाले हो, कब आ रही है आपकी बुक? नहीं, मतलब मेरा ऐसी मेरी महत्वाकांक्षा मैं बोल सकता हूँ कि किताब लिखा जाए, तो अभी इस प्रोसेस में हूँ मैं। नहीं, अभी आप ऑन कैमरा हो, आपने आधी मतलब ऑलमोस्ट लिख चुकी है। हाँ, काफी लिखा। कब रिलीज कर रहे हो? 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने के अंदर, इस कैलेंडर ईयर के अंदर अंदर। हाँ। नेक्स्ट बायस, दोस्तों वाला बायस की बात करें।
एक्सपर्ट एडवाइस वाला। हाँ, एक्सपर्ट एडवाइस, मेरा दोस्त क्या कहेगा, या मैं सबसे कंफर्मेशन मांगता रहता हूँ कि भाई तू क्या कर रहा है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो अपने को सुनना है वो बोलता है, वो अपन सुन लेते हैं, और जो अपने को नहीं सुनना है वो बोलता है, उसको हम बोलते हैं कि नहीं नहीं यार ये तो गलत ही होगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे लोगों से, जैसे समझो कि मैंने एक पोजीशन ले ली है, किसी फंड में पैसा लगाया, किसी फंड मैनेजर को बैक किया, किसी स्टॉक में पैसा लगाया, तो उसमें क्या हो जाता है कि यू नो आइडियली स्पीकिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा अगर नहीं हो रहा है तो मुझे 2-4 लोगों का उस पर ओपिनियन लेना चाहिए कि भाई ये सिचुएशन आपको क्या लगता है। लेकिन तब तक ओपिनियन लूंगा जब तक मेरे फेवर की कोई बात नहीं करेगा। जैसे मेरे लाइफ में ऐसा है कि अगर मुझे सुनना है वो मैं सुनना चाहता हूँ तो मैं मेरी बहन को रीच आउट करता हूँ क्योंकि मेरी बहन को लगता है कि मैं कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता हूँ। तो अगर मैं कुछ करता हूँ और मुझे ऐसा लगे तो पूछना चाहिए वैसे, तो वो हाँ, तो वो ऑन बैलेंस, वो उनके बायसेस थोड़े कम है तो वो ऑन बैलेंस एडवाइस देंगी वो। बट मेरी सिस्टर जो है वो बोलेगी हाँ हाँ नहीं नहीं सही है। तो अगर मैं जो चाहता हूँ वो अगर मैं सुनना चाहता हूँ तो मैं मेरी बहन को रीच आउट करूंगा, राइट। तो वो एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हम उन्हीं लोगों का सुनते हैं जो हमारे मन चाही बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का जो है उसमें तो हम लोगों को काउंटर ओपिनियन सीख करना चाहिए कि भाई आपको मैं सोच रहा हूँ उससे विपरीत आपको लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ऐसा क्या चीज है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ जो आप देख पा रहे हो, राइट। तो एक इस तरीके का है। दूसरा जो मैंने एक्सपर्ट वाला बोला कि जैसे आजकल तो सोशल मीडिया में तो ये बहुत कॉमन है कि बंदा एक चीज का एक्सपर्ट है तो हम सोचते हैं कि हर चीज का ये एक्सपर्ट है। जैसे आपको पता है लाइटर नोट पे लोग बोलते हैं कि 3 साल पहले सब लोग, 2 साल पहले सब ये एपिडेमियोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए थे और आजकल सब लोग एनर्जी प्राइसेस के एक्सपर्ट हो गए हैं। फिर कई लोगों को तो वॉर के बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी है कि भाई वॉर समय भी पता है किस समय रुक जाएगा। तो कई लोग क्या है कि एक्सपर्ट इन वन टॉपिक जरूर है, नो डाउट, लेकिन हम उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। 2 चीजों में गलती होती है। एक तो ये कि भाई ये एक्सपर्ट है तो सही होगा, लेकिन एक्सपर्ट का भी जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, ऑब्वियसली, राइट। और खासकर प्रेडिक्शन के मामले में तो एक्सपर्ट नाम का कोई चीज ही नहीं है। जो प्रेडिक्शंस जो है उसकी बहुत खराब है हमेशा, हाँ करेक्ट। तो एक वो है कि एक्सपर्ट भी अगर है तो भी उसकी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक रेट जो भी होगी, और दूसरा एक्सपर्ट इन वन फील्ड इज नॉट एक्सपर्ट इन अदर फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अगर मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी का सीईओ हूँ तो आप ऐसा अज्यूम करिए कि भाई म्यूचुअल फंड को लेकर के मुझे मोटा मोटी 50-51% ज्ञान है, राइट, और 49% शायद नहीं है, ऐसा आप अज्यूम करिए म्यूचुअल फंड के लिए, करेक्ट। इवन इफ यू आर सीईओ, हाँ, मतलब आप देखिए क्या है कि आप ऐसा अज्यूम मत करिए कि सारे जो लोग हैं वो सब परफेक्ट है और सारे को सब कुछ हर चीज के बारे में ज्ञान है, राइट। केवल यही है कि भाई जो समझो कि कोई सीईओ भी है तो केवल उसको सिचुएशन हैंडल करना आता है, या एक टफ सिचुएशन को नेगोशिएट कर सकते हैं, या लोगों से डील कर सकते हैं, या इंडस्ट्री की समझ है, या स्टेक होल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट है। तो ये सारी क्वालिटीज में आप समझ लीजिए कि है, लेकिन इंडस्ट्री को फोरकास्ट कर लेंगे, ये भी सही कर लेंगे, वो भी सही कर लेंगे, उसमें आप अज्यूम करिए कि भाई 51-49 है, मतलब थोड़ा, और उसके ऊपर लोग क्या सोचते हैं कि भाई टेक इट ऑलवेज, हाँ, ओपन माइंड रखिए, क्योंकि किसको कुछ पता है किसी को कुछ नहीं पता है, तो आप ज्यादा लोगों का ओपिनियन लीजिए, आप एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बनाइए। लेकिन ये तो मैं एक बंदे की डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूँ कि उसको भी पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए आप। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक डोमेन का जो एक्सपर्ट है अज्यूम करते हैं कि 100% एक्सपर्ट है, और उसके ऊपर और बड़ा हाराकिरी है कि भाई ये एक डोमेन का 100% एक्सपर्ट तो है ही है, इसको तो हर डोमेन के बारे में सब कुछ पता है, राइट। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग किसी फिल्म स्टार को जाके पूछ लेते हैं कि यूक्रेन में वॉर हो रहा है, आपको क्या लगता है? आपको क्या, उसको पता ही नहीं है। अरे भाई वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक्सपर्ट है, उसका आप ओपिनियन क्यों पूछ रहे हैं? और फिर हम उसको ट्रोल करते हैं कि उसको नहीं पता, ये गलत आंसर दे दिया। हाँ एग्जैक्टली, राइट। सो डोंट अज्यूम। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो जैसे मैंने पहले आपसे बुक की बात करी और बुक में आपका 6 महीने का कमिटमेंट ले लिया। अब बात आ रही है म्यूचुअल फंड की, आपने बात करी, आपका म्यूचुअल फंड भी आने वाला है आपकी कंपनी का, क्या प्लान है? दिस इज कम्प्लीटली ऑफ द रिकॉर्ड्स इन द सेंस कि हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, बट स्टिल वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। कब आ रहा है? सो हमारा व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड लॉन्च होगा अभी। ऑलरेडी हमारे जैसे ऑफर डॉक्यूमेंट्स की अप्रूवल वगैरह आ रखी है। अभी हम लोग पूरे कंट्री में
लोगों को व्हाइट ओक कैपिटल से उनका परिचय करा रहे हैं, कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, जैसे $6 बिलियन टोटल, मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड आता है तो लोगों को पता होता है कि भाई इसका पता नहीं नया म्यूचुअल फंड है, ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं है, वो ये सब। लेकिन यहाँ पे यूनिक सिचुएशन है कि भाई हमारा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड अब आ रहा है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया में अगर पैसा लगाना है तो वैसे यूरोप में, लंदन में हमारे म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी हैं, जिसका एक तरीके से पोर्टफोलियो वगैरह सब, ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह सब है, तो एक्सपीरियंस्ड टीम है। तो अभी ये इन्हीं सब चीज़ों से लोगों को परिचित करा रहे हैं। तो अगला महीना 1.5 महीना और ये रोड शोज वगैरह चलेंगे उसके बाद। तो मेरा मानना है कि इस क्वार्टर के एंड तक, वरना लेटेस्ट अगले क्वार्टर में तो ज़रूर मतलब बुक और म्यूचुअल फंड साथ में आएंगे। हाँ, वो भी हो सकता है एक्चुअली, वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल हो सकता है। सेकेंड, आपने बात करी सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की। ऑफ लेटली क्या हो रहा है, आई एम नॉट श्योर कि आप इसको कितना आंसर कर पाओगे, बट क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया पे ऑफ लेटली कुछ लोग अपने स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं प्रॉफिट के और डाल देते हैं, और काफी लोग उससे इंप्रेस होकर भागते हैं। क्या ये सही तरीका है कि दूसरे के प्रॉफिट को देख के हम काम करने की सोचे उसके साथ, या उसको कॉपी करने की कोशिश करें रैंडमली? एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि इसके पीछे देखिए रिकॉग्निशन और फेम और वैलिडेशन, राइट, कि देखिए क्या है कि अगर मैं एक ट्रेडर हूँ या एक इन्वेस्टर हूँ, तो अगर मेरा खुद का पैसा बन जाए, शायद मेरे लिए उतना ही काफ़ी नहीं है। शायद मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को भी पता चले कि मैं कितना स्मार्ट हूँ या मैं अच्छा कर रहा हूँ, राइट। तो ये एक सोशल चीज़ है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उनको अप्रिसिएशन, वैलिडेशन, फॉलोअरशिप, इन सब चीज़ों से शायद खुशी होती है। तो इट्स अ परफेक्टली ह्यूमन बिहेवियर, राइट। मतलब कि जैसे अगर मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ तो मैं एक बंद कमरे में बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, तो वो एक लेवल पे है, राइट। स्पिरिचुअलिटी डिमांड्स कि भाई आप उस कमरे में बैठ के अच्छा कर रहे हैं तो आप खुश रहिए, दैट इज स्पिरिचुअल पर्सन। आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन, आइडियल मतलब स्पिरिचुअल जो भी हमको सिखाया जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग तो सोशल एनिमल है ना, तो ह्यूमन बीइंग को बाहर जाके दूसरों की अप्रिसिएशन, दूसरों की वैलिडेशन कि भाई तुम टॉप 1% में हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो इट्स अ परफेक्टली ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन वो कोई उसके पीछे उसकी क्या थिंकिंग है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रिसीविंग एंड पे हैं कि भाई हमको किसी का स्क्रीनशॉट देख रहा है, तो हम उसकी तारीफ करें, उसकी सराहना करें, या उसको पूछे कि भाई कैसे किया आपने, राइट। एंड बट देन फिर उसको हमको भी ओपन माइंडेड रहना चाहिए कि भाई उसने सब सही किया होगा, शायद लॉस के भी कुछ स्क्रीनशॉट होंगे, वो नहीं दिखाए होंगे हमको। आजकल तो सर फोटोशॉप हो रहा है बहुत ज्यादा, ये 2-3 जीरो आगे लग जाते हैं। तो हमारा इसके साथ परिचय है नहीं ज्यादा, क्योंकि हमारा तो एनएवी पब्लिकली डिस्क्लोज होता है, तो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता है। कस्टोडियन, फंड अकाउंटेंट, ऑडिटर, थर्ड आजकल पार्टी। एक बहुत दिक्कत हो गई है। हालांकि हमारे नॉर्मल वीडियोस आते हैं, उस पे वीडियोस पे ऐड चलते हैं कि हमारा XYZ चैनल है, टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन करो, हमने देखो पिछले 15 दिन में हर दिन प्रॉफिट कमा के दिया है, हम आपको भी हर दिन प्रॉफिट कमा के देंगे। एंड उनके जेन्युइनली है फॉलोअर्स, 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख लोग उनको फॉलो कर जाते हैं। एक्चुअली हेल्दी स्केप्टिसिज्म, देखिए स्केप्टिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कि मतलब किसी भी चीज के लिए ओपन माइंडेड रहने के लिए स्केप्टिसिज्म इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई जिसने थोड़ा सा बोल दिया, थोड़ा सोच लो कि मतलब Logical इज इट है क्या? पॉसिबल, हाँ, इज इट पॉसिबल, व्हाट कुड बी द कैच। जैसे कभी कोई हमको बोलता है कि टू गुड टू बी ट्रू, हाँ, टू गुड टू बी ट्रू, मतलब ये बेस्ट प्रोडक्ट है, 50% डिस्काउंट भी है, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, आपके घर पे भी पहुंच जाए। तो इंग्लिश में एक फ्रेज है, तो बोलते हैं व्हाट्स द कैच, मतलब व्हाट एम आई मिसिंग, राइट। ये सब, तो वो हेल्दी स्केप्टिसिज्म इंपॉर्टेंट है। देखिए लेकिन स्केप्टिसिज्म, आई वुड जस्ट लाइक टू करेक्ट वन थिंग, कि देयर आर, दुनिया में ना इसमें भी कोई बैलेंस नहीं है। मैंने देखा है कि काफी सारे लोग हैं वो स्केप्टिसिज्म के उस पार है, मतलब सिनिकल है, और काफी सारे लोग हैं जो ऑल ट्रस्टिंग है, मतलब कि भाई जीरो स्केप्टिसिज्म। तो जीरो इधर है, सिनिसिज्म उधर है, और जीरो और सिनिसिज्म के बीच में डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्केप्टिसिज्म है। तो एकदम भोले मत बनिए और एकदम सिनिकल भी मत बनिए, लोगों का भरोसा करिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा डिग्रीज ऑफ, देख लीजिए, खुद स्टडी कर लीजिए थोड़ा सा। देयर शुड बी सम डिग्री ऑफ फेथ और डिग्री ऑफ ट्रस्ट। यू शुड नॉट बी सिनिकल एंड यू शुड नॉट बी ऑल ट्रस्टिंग। आई थिंक वही जहां से हमने इस कंप्लीट डिस्कशन की स्टार्टिंग करी थी, वहीं पे आ गए हैं। कोई भी ब्लैक नहीं है, कोई भी व्हाइट नहीं है, ग्रे है, थोड़ा सा सोच समझ के काम कर लो। एब्सोल्युटली, ओपन माइंडेडनेस। तो सर टुवर्ड्स द एंड कोई फाइनल मैसेज जो आप सब इन्वेस्टर्स को देना चाहते हो अभी के मार्केट के हिसाब से, कि
पिछले 6 महीने की वॉलेटिलिटी हो गई है, बहुत सारे आईपीओस के बाद थोड़े से आईपीओस रुक गए हैं, कुछ न्यू एज के आईपीओस आने के बाद हम उनके पीछे भागने के बाद अब थोड़ा सा टेंशन फील कर रहे हैं उनमें, अब क्या है? देखिए, क्योंकि आपने नए आईपीओस की बात की ना, तो मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने देखा है कि दाम को देख करके लोग अपना मूड बनाते हैं क्योंकि जब दाम ऊपर जा रहे थे, अभी किसी एक कंपनी या दो कंपनी की तो हम बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि दाम देख करके लोग अपना माइंड डिसाइड करते हैं। करेक्ट, जैसे कि जब दाम ऊपर है तो सब अच्छा है, अगर दाम गिर गया तो खराबी होगा, मतलब राइट। सो दाम देख करके मूड मत बनाइए। मूड जिस कारण से बनना चाहिए कि भाई इसके पीछे के बैकग्राउंड क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, पोटेंशियल क्या है, राइट। अपना खुद की थोड़ी जानकारी हासिल कीजिए, अपनी एनालिसिस कीजिए, फिर अपना मन बनाइए। अगर दाम की वजह से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो यू कैन नॉट बी अ वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बियॉन्ड द पॉइंट, राइट। तो दैट इज़ एक। और दूसरा, जैसा मुझे लग रहा है कि मुझे मतलब पिछले 2-3 साल से जैसा हमेशा से मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा भी एक बायस है कि आई एम जनरली ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटी इज़ फॉर ऑप्टिमिस्ट्स, राइट। बट अभी का जो मार्केट का माहौल है, मुझे लग रहा है इवनली बैलेंस्ड है। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है मार्केट, इसीलिए आप देखिए जब भी करेक्शन आता है तो कोई 5-10% से ज़्यादा आपको कोई बहुत बड़ा करेक्शन आता नहीं है। इनफैक्ट अगर ग्लोबली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या एनर्जी प्राइसेस को लेकर के स्पेकुलेशन चल रही है, अगर ये थोड़े समय के लिए भी सेटल होती है तो बहुत बड़ा अपसाइड आ सकता है एक्चुअली। सो अभी हम ऐसे सिचुएशन में इवनली बैलेंस्ड है एक्चुअली, कि स्मॉल डाउनसाइड बट ऑल्सो पॉसिबल के बिग अपसाइड हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आखिरी की 1 मिनट थी, जो काफी जो अभी ट्रेडर है या इन्वेस्टर है उनको कॉन्फिडेंस देगी। थैंक यू सो मच सर फॉर डिस्कसिंग एवरीथिंग। आप आए, इतना डिस्कशन किया, ऑलवेज अ प्लेजर डिस्कसिंग एवरीथिंग विद यू। आई पर्सनली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जब भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।